आज हम यूपीपीसीएस पीटी परीक्षा 2023 के सामान्य अध्ययन पेपर का पार्ट 3 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो हम देखेंगे 101 क्वेश्चन। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है तो जल होता है, और फ्लोएम जो है, फ्लोएम भोजन और खनिज लवण के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। तो यहाँ देखेंगे ज से जल हो जाएगा जाइलम, जाइलम में ज है, ज से जल, और फ्लोएम में एफ है तो इससे फूड हो जाएगा, और खनिज, यानी कि पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है तो जल होता है। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि नवीकरणीय हैं। हम देखें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा आदि जो हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। 103 क्वेश्चन देंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो ये जो मानक मानदंड है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए है। 103 का आंसर ए होगा। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में लाया जाता है वह है एजोला। एजोला जो है ये नाइट्रोजन मिट्टी को प्रदान करता है, इससे धान की खेती बहुत अच्छी होती है। अगला हम देखेंगे 105, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाले गैस के रूप में जाना जाता है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? समुद्री शैवाल जो हैं आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी है? कीटभक्षी जो है इसमें नेपेंथिस है। मानव हृदय कितने चेंबर का बना होता है? तो मानव हृदय जो है 4 चेंबर का बना होता है, केवल 4, यानी कि 2 निलय होता है और 2 आलिंद होता है। ये 4 चेंबर होते हैं। और हम देखेंगे कि ये जो 4 चेंबर होते हैं तो जो निलय होता है वो फेफड़े से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। निलय शुद्ध और आलिंद जो है अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, याद रखिएगा। दो 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो 10वां स्थान पर भारत है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं तो जल विभाजक कहते हैं। अगला है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो 1974 में बनाया गया। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है नदी, यानी कि बहती हुई जलधारा। बहती जलधारा जो है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, ये जामनगर में स्थित है, और यहाँ इससे ये जो है जैव विविधता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो ये है नाइट्रोजन। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं मरुदभिद जानवर। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, व्याधि और कारक। तो हम देखेंगे व्याधि और कारक में
116 नंबर ए में 4 होगा, यानी कि पेप्टिक ब्रॉन विषाणु से हैं, संबंधित विषाणु कारक है। और बी में हमारा 1 होगा डेंगू विषाणु से। सी हमारा फिल और क्रीमिस होता है और मलेरिया प्रोटोजोआस होता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा 116 का बी हो जाएगा, बी। पोषक स्तर बनते हैं, पोषक स्तर हम देखेंगे कि बनते हैं कहाँ पर बनते हैं, केवल खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, ये किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू संरक्षण का मतलब है कि जहाँ पर जानवर पहले रहा, पशु यानी जंगली जीव जहाँ रहा करते थे, उसी प्राकृतिक आवास में उन्हें संरक्षण प्रदान करना इन सीटू कहलाता है। और एक सीटू का मतलब है कि कहीं बाहरी स्थान पर उन्हें सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराना ताकि उनका विकास हो सके, उनको जंगल जैसा वातावरण मिल सके, उसे हम एक सीटू के नाम से जानते हैं। और ये जो है इन सीटू का विकास करने वाला प्रथम देश देखेंगे तो तुर्की है, यानी कि जंगल में ही पशुओं को विकसित होने के लिए सारी फैसिलिटी उपलब्ध करा देना इन सीटू संरक्षण कहलाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान हमारा इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। देखिए सबसे अच्छा है बिहार बोर्ड, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार बोर्ड का 9 एवं 10 की जो किताबें हैं उसको बड़े से पढ़ जाइए। ये भी आपको 10वां क्लास की किताब से सवाल पूछा है। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो ये हमारा है 120 का डी कीटनाशक। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम देख सही नहीं है, तो ये हमारा सही नहीं, ये हमारा 7% है। बाकी सब सही। ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, रक्षा व्यय 8%। सब्सिडी हमारा गलत था, सब्सिडी हमारा कितना है? 7% है। अगला देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत में हमारा हो जाएगा एडविन केनन हो जाएगा। और सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत में हमारा हेनरी जॉर्ज हो जाएगा। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में हमारा थॉमसन हो जाएगा, ये याद रखेंगे थॉमसन। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत हमारा थॉमसन। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस का है, याद रखेंगे, ये माल्थस वाला जरूर याद रखेंगे। संसाधनों का उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो सतत विकास कहते हैं। ये भी 10th क्लास के किताब से पूछा है, ज्योग्राफी किताब से। और सतत विकास की जो अवधारणा है ब्रटलैंड ने दिया है, ब्रटलैंड। सतत विकास की अवधारणा ब्रटलैंड ने दिया है। 124 देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये होगा अंतरिक्ष अनुसंधान, ये नहीं है। बाकी सब ये लैंगिक समानता है, शून्य भूख है, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई है, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। अगला हम देखेंगे कि 2 कथन दिए हुए हैं। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये गलत है। यानी कि ये सत्य है किंतु आर गलत है। अगला हम देखेंगे 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
का विषय क्या था? तो ये था व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। 127 अब देखेंगे क्वेश्चन। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि प्रभाव, ये सही है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों सत्य है। तो इसमें मेरा सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। भारत में गणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये किया गया था, गणना कार्य किया गया आंसर होगा इसमें 1881, क्योंकि गणना सर्वप्रथम 1872 में की गई थी। 1872 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हम 1881 लगाएंगे। 1881 में हमारे देश में सर्वप्रथम जनगणना हुआ, जनगणना। और नियमित जनगणना जो है 1881 से हो रहा है। तो यानी कि प्रथम जनगणना हमारे देश में 1872 में हुई, लेकिन नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई। तो हम देखेंगे इस ऑप्शन में 1872 नहीं दिया है, तो इसलिए हम 1881 को लगाएंगे। अगला हम देखेंगे कि मिलान करना है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, और यहाँ पर संबंधित विषय दिए गए हैं। तो इसमें हमारा होगा SDG, इसमें हमारा 3 होगा, यानी कि असमानता में कमी। SDG 10 का असमानता में कमी, बी में हमारा 1 होगा। SDG 13 का जलवायु क्रिया, सी में हमारा 4 होगा पानी के नीचे जीवन, नीचे का जीवन, और SDG 15 में होगा जमीन पर जीवन। इस तरह से ऑप्शन हमारा डी सही होगा। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो गुनार मिडल ने लिखी है। इसका हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो यह है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है, और इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 2005 में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें क्या करना है कि जननी सुरक्षा योजना गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि मातृ एवं नवजात मृत्यु की दर को कम किया जा सके। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित था, तो इस सतत विकास से संबंधित था। देखिए हम बार बार बोलते हैं कि आप बिहार से हैं, तो अगर बिहार बोर्ड का जो आपके पास 9-10 की किताब है उसको पढ़िए, ये भी भूगोल से आया है, 10 क्लास के भूगोल में दिया हुआ है। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखेंगे एक वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सही है। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषय को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें हमारा दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखें मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। उन्नत नहीं, गलत है ये। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई, ये सत्य है, यानी कि केवल 2 सही है।
अगला देंगे 135, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? ये कहलाएगा सतत विकास। ये भी 10th क्लास, ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है 10th क्लास का, आप ज्योग्राफी जरूर पढ़ें, बिहार बोर्ड का। ऐसे आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो सर्वप्रथम जो टेक्स्ट बुक आते हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी अगर नहीं है तो बिहार का जो एससीईआरटी है उसको ही पढ़िए। पहले डिटेल एक बार पढ़ लीजिए, तब प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया, नहीं 2021 में किया गया था, ये गलत है। अगला हम देखेंगे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, याद रखेंगे 7 इंजन है राष्ट्रीय अवसंरचना में। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जन संचार साधनों, जल मार्गों, लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जुड़ा जाएगा, ये सही है। तो इसमें हमारा केवल सही होगा, केवल 2 सही होगा, बी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आर्थिक क्रिया नहीं है स्वैच्छिक समाज सेवा, यानी कि आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिसके करने से हमें आय की प्राप्ति होती है। तो समाज सेवा करने से हमें आय की प्राप्ति नहीं होती है, तो यही क्या है? आर्थिक क्रिया नहीं है। अगला है संघीय बजट 2023-24 में, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है, सही है। पिछले साल 73,000 करोड़ रुपया मनरेगा को दिया गया था, और इस साल यानी 23-24 में मनरेगा हेतु 60,000 करोड़ रुपया दिया गया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो कटौती है 2022-23 की तुलना में 17.81% की कटौती हुआ है, यानी कि 22-23 में 73,000 करोड़ रुपया मनरेगा को दिया गया था, जबकि 23-24 में 60,000 करोड़ रुपया दिया गया था। इस तरह से सर्वाधिक कटौती की गई है। अगला देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, ये बातें सही है। हम देखें 2022-23 में जल जीवन के लिए 60,000 करोड़ रुपये दिया गया था, 60,000 करोड़, जबकि 23-24 में जल जीवन मिशन के लिए दिया गया है पैसा 70,000 करोड़, यानी कि लगभग 16.66% अधिक पैसा दिया गया है। इस तरह से हमारा केवल सही होगा आंसर सही होगा बी, केवल 2। भारत में जनसंख्या स्थायित्व लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो ये जनसंख्या नीति 2000 के तहत निर्धारित किया गया था 2045, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत जो जनसंख्या है 2070 तक स्त्रीकरण को प्राप्त करेगी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ए होगा। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण जीडीएस, ये गलत है, जीडीएसपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, ये सही है। ये जो है 20 वर्ष नहीं है, राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण ये 50 वर्ष कर दिया गया है।
अगला 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है राजकोषीय घाटे को 4.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। 4.5। और 23-24 में बजट अनुमानों में कुल व्यय रुपये 55 लाख करोड़ है। तो कुल व्यय जो है सार्वजनिक व्यय हमारा 45.03 लाख करोड़ है। 45.03 लाख करोड़, ये भी गलत है। इसमें मेरा सही होगा राज्यों को GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति प्राप्त है। 3.5% राजकोषीय घाटा राज्य सरकारें कर सकती हैं, याद रखेंगे। अगला है सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज इसका राइट आंसर होगा सी। फैशन, ग्रोसरी, जनरल मर्चेंटाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार में लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे, ये सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं? तो निर्धनता के प्रकार हम देखेंगे, इसमें पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, ये तीनों हैं। यानी पूर्ण निर्धनता भी निर्धनता का प्रकार है, सापेक्ष निर्धनता भी, व्यक्तिपरक निर्धनता भी। तो ये तीनों सही है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही होगा। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना वर्ष सही सुमेलित है? दीनदयाल उपाध्याय सुमेलित नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014 सही है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 भी सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2015 ये गलत है, 2016 होगा, तो ये सही होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 भी सही है। तो इसमें मेरा आंसर जो होगा डी सी होगा, ये सही नहीं है, ये 2016 में हुआ था। 144 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? तो इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना हमारा अनूठी उपहार योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो हम देख लेंगे ये सब योजनाएं किस राज्य की हैं। तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना ये हरियाणा की है, हरियाणा राज्य ने चलाया है। कौशल्या मातृत्व योजना ये जो है छत्तीसगढ़ ने चलाया है, छत्तीसगढ़। स्त्री निधि योजना ये जो है तेलंगाना के द्वारा चलाया गया है, तेलंगाना। 145 निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो ये है गंगा एक्सप्रेसवे, क्योंकि मनरेगा भी भारत सरकार का है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी भारत सरकार का है, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना भी भारत सरकार का है, लेकिन ये जो है गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की योजना है। हम देखें गंगा एक्सप्रेसवे जो है मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाया जा रहा है और ये 6 लेन की सड़क है, 6 लेन सड़क है और इसकी जो लंबाई है 594 किलोमीटर है और ये मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रही है। और गंगा एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को क्रॉस करेगी। 12 जिले जो हैं इससे लगे हुए हैं, यानी 12 जिले को ये क्रॉस करेगी गंगा एक्सप्रेसवे। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लेखक कौन है? ये है बिमल जलान, जो कि भारत के पूर्व गवर्नर रहे हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो यह है 2 फरवरी। अगला विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, तो ये प्रकाशित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, इसके द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला हम देखें मध्याह्न भोजन योजना को PM
पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो इसका आंसर होगा हमारा डी होगा 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 150। निम्नलिखित में से कौन एक यानी केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित सही सुमेलित है? तो हमारा सही सुमेलित है स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़, ये हमारा सही सुमेलित है। बाकी सब गलत है तो हम देख लेंगे, इसका मिलान कर लेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिया गया है 86,155 86,175 करोड़ और स्वास्थ्य शोध विभाग को दिया गया 2980 करोड़। 2980 करोड़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिया गया है 7200 करोड़। तो इस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश PCS PT परीक्षा 2023 का सभी 150 क्वेश्चन पूरा हुए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो कमियां हों आप कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू साथियों।